सो इसके अंदर हमने चीज़ें करनी है। पहले तो हम देखना है कि हम रिलेशनल डेटाबेस किस तरह से बना सकते हैं। ये आपने सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। तो हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो वो होता क्या है, वो एक्चुअली रो और कॉलम से बनने वाला जो आपका एक टेबल होता है, उसको ही हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो एक सादा टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं? फिर जब आप किसी रो की या कॉलम की या टेबल की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपकी फील्ड्स भी आएँगी, आपके ऑब्जेक्ट्स आएँगे। आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो डाटा टाइप है, उसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो पहला टास्क हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद आपने अपने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम एसक्यूएल का नाम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमने ये एसक्यूएल पढ़ी हुई है, तो हम इसमें देखेंगे एक्सेस के ऊपर कि ये हम एसक्यूएल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एसक्यूएल 2 तरह से इंप्लीमेंट होती है। पहला होती है डाटा डेफिनिशन और दूसरी हमारे पास होती है डाटा मैनिपुलेशन। तो ये 2 चीज़ें बेटा हमने आज की क्लास में जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते किस तरह से हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। अब देखिए ये काम करने के लिए ना, ये एक्चुअली काम करने के लिए आपके पास और भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। आप कोई भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये सारे काम करने हैं प्रैक्टिकल के अंदर, ये सारे काम करने हैं। इसके अलावा आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने इसके अलावा एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में देखा होगा अपने सिलेबस के अंदर कि ये क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, जिसमें आपको सिखाया गया था कि रिलेशन एंटिटी डायग्राम के अंदर जो है वन टू वन क्या होती है और वन टू ऑल क्या होती है। तो वो सारा, तो ये एंटिटी, ये तो डायग्राम होगी, इसमें तो कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता आपका। लेकिन रिलेशन डायग्राम और एसक्यूएल इस पे डायग्राम बनता है। और जो आपने टॉपिक पढ़ा है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन जो आपने टॉपिक पढ़ा है, ये सारे काम नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं हम किसी ना किसी टूल की मदद से कर रहे होते हैं। तो टूल्स हमारे पास बहुत ज्यादा है बेटा। कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास, अगर हम देखा जाए तो टूल्स में हमारे पास सबसे पहले जो बड़ा बेसिक डेटाबेस की बात की जाए, जो बेसिक टूल आता है वो आपके पास ये एमएस एक्सेस ही आता है। इसके बाद आपके पास एसक्यूएल सर्वर आता है, आपके पास माई एसक्यूएल आता है, ठीक है। और इस तरह से फिर डेटाबेस के लिए जितने आपके पास डिफरेंट हैं, वो सारे आते जाते हैं। आप सारे उसको जो है वो यूज़ करते हो। मोस्ट वाइडली तौर पे यही यूज़ होते हैं। सो बीइंग अ बिगिनर इन द डेटाबेस फील्ड, सो हमने ये सोचा कि आपको चूँकि वो वाला टूल करवाया जाए, जो टूल आप इज़िली इंस्टॉल भी कर सकें और इज़िली उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। सो वो टूल हमारी नज़र में एमएस एक्सेस है। कि एमएस एक्सेस फिर ऐसा एक टूल है जो कि आप इज़िली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इज़िली ऑनलाइन अवेलेबल भी है और इतना ज़्यादा आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मसला भी नहीं आएगा। बाकी सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाके देखें तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एमएस एक्सेस इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशली फॉर द बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट्स। तो हमने ये बेटा काम करने हैं। तो अब एक बेंचमार्क हमने लेके चलना है ताकि आपको पता हो कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद ये हमारे सारे कंटेंट होंगे बेटा प्रैक्टिकल के। तो आप ये लैब 1, लैब 2 ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। लैब 1 के अंदर हम जो है वो इसमें इंट्रोडक्शन सीखेंगे। लैब 2 के अंदर जो है वो हम रिलेशनशिप और क्यूरीज़ का देखेंगे, रिलेशनशिप बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद क्यूरीज़ कैसे लगाते हैं, एडवांस क्यूरीज़ कैसे चलती हैं, लैब 3 के अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेबल को आपस में जॉइन कर सकते हैं। हम क्यूरीज़ को दरमियान में अपेंड कर सकते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास जो है वो एसक्यूएल आ जाएगी फाइनली तौर पे लैब 5 के अंदर। और ये हमारी टोटल 5 लैब्स के अंदर जो ओवरऑल हमारा बेसिक है, वो सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। टोटल 5 लैब्स हैं, लेकिन 5 लैब्स के अंदर जितनी सब लैब्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैं।
सब लैब्स से मुराद ये है कि अगर आप एक लैब को देखें, लैब 1 को देखें, तो लैब 1 के अंदर वो नाम दे रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस का, लेकिन एक्चुअली वो हमें बता रहा होता है कि टेबल कैसे बनाने हैं, उसमें प्राइमरी कीज़ कैसे सेट करनी है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़, वैलिडेशन रूल्स, आपने इनपुट कैसे करना है, आपने न्यू टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, उन टेबल्स को फॉर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, रिपोर्ट्स में किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। तो ये सारे टास्क आपके लैब 1 के अंदर एक्चुअली परफॉर्म हो रहे हैं। यानी कि ये हम अलग से एक प्रैक्टिकल कंसिडर कर सकते हैं टेबल बनाने का, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये पूरा एक इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एक अलग प्रैक्टिकल है, लेकिन वो उसने लैब 1 के अंदर ही इसे शामिल किया हुआ है। तो अगर आप खुद से इसे सीख रहे हैं तो ये अलग से ही एक जो है वो हमारा प्रैक्टिकल है। ऑलराइट जी। सो हम करेंगे ये बेटा कि इस लैब मैनुअल को यहाँ से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसी को डायरेक्टली उसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बताते गेटिंग स्टार्टेड में बताते हैं कि जी हम किस तरह से अपने डेटाबेस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पहले डेटाबेस खोलना पड़ेगा। ओपन करने के बाद हम उसका नाम सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट करके हम टेबल का नाम कोई भी रख सकते हैं और फिर व्यू में जाके उसको सेव करेंगे। ओके। सो एक नज़र हम इसे देख लेते हैं कि ये कितना-कितना हमें बता रहा है, फिर उसके बाद हम इसको परफ़ॉर्म करेंगे। तो फिर उसके बाद कहता है कि जी आप टेबल के अंदर उसका नाम रखें, उसका डाटा टाइप्स डिफ़ाइन करें और आप ये सारे कॉलम बनाएँ अटैचमेंट का, डेट एंड टाइप का, हाइपरलिंक का। सो ये हमारे पास उसने पहला ये बता दिया हमें कि ये पहला टास्क है आपका गेटिंग स्टार्टेड में। ठीक है जी? सो इतने टास्क को अब हम परफ़ॉर्म करते हैं। अगर आप लैपटॉप से ऑनलाइन हैं, तो अगर आपके पास साथ में एक्सेस है तो आपसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप साथ-साथ मेरे परफ़ॉर्म करें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। सो ये मैंने डेटाबेस खोला, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस आएगा, ब्लैंक डेटाबेस पे मैं क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछेगा कि इसका नाम आपने क्या रखना है? तो मैं इसको कह देता हूँ लैब 1 के नाम से और यहाँ से मैं इसकी लोकेशन सेट कर सकता हूँ कि मैंने किस जगह पे रखना है। तो मैं इसे रख लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। आपको ये लोकेशन तो नहीं, ये वाला विंडो नहीं आपको एक्चुअली नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये ज़ूम में मुझे वो शेयर करनी पड़ेगी साथ में। ये देख लें, साथ उसका नाम आ गया 11.accdb। ये जो .accdb आया बेटा, ये इसकी एक्सटेंशन है, एक्सेस की एक्सटेंशन है। जैसे आपके पास .xlsx एक्सटेंशन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की, डॉक और डॉकएक्स एक्सटेंशन होती है आपके पास वर्ड की। और इसी तरह से पावर पॉइंट की .ppt एक्सटेंशन होती है, तो इसकी भी एक्सटेंशन आपके पास .accdb है। तो ये क्रिएट डेटाबेस मैंने कर दिया। अब ये एक फाइल मेरी क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट। ये डेटाबेस की एक जो फाइल बेटा मेरे पास क्रिएट होगी। अब अगर हम देखें पूरे इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो हमें क्या-क्या ऑप्शंस बेटा नज़र आते हैं, ऊपर देखें ज़रा। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो सिंपल फाइल वाला ऑप्शन है, जहाँ से हम अगर न्यू फाइल खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, किसी और फाइल को ओपन करना चाहें वो कर सकते हैं। हम इस फाइल की इन्फॉर्मेशन में जाना चाहें वो देख सकते हैं कि ये हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसे सेव करना चाहें, प्रिंट करना चाहें वो, और अकाउंट वाले प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, ठीक है। तो ये तो बड़े बेसिक से ऑप्शंस हमें जो है वो यहाँ पे मिले। इसके अलावा ये हमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी देता है, ठीक है? कि स्टूडेंट्स ने अपना कोई अपने मार्क्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ मैनेज करना है, तो वो कहते हैं कि आप प्री डिफाइंड डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। जैसे टेम्पलेट्स होते हैं ना हमारे पास बेटा, आप वर्ड के ऊपर जाते हैं, वर्ड की कोई फाइल खोलते हैं, तो उसपे वो कहता है कि जी आपको एक रिपोर्ट आपने लिखनी है, तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए कोई फिक्स पैटर्न आपको टेम्पलेट टाइप मिल जाए, तो वो पैटर्न है। अगर आपने कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए आप एक पैटर्न, उसने एक टेम्पलेट दिया हुआ है कि आप इसको ओपन कर सकते हो। इसको भी ये मुझसे पूछेगा कि ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्या आप इसे क्रिएट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो मैं इसे नहीं अभी क्रिएट करना चाह रहा। एसेट ट्रैकिंग के बारे में हमारे पास है। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स जो है वो नज़र आएँगे हमें, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। देखिए अगर आप न्यूट्रिशन ट्रैकिंग करें, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग में होता है ना कि अक्सर हम अपना, देखिए बेटा डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आपने डाटा को मैनेज करना है। तो हम यहाँ पे जो डाटा मैनेज कर रहे हैं, जो डाटा मैनेज कर रहे हैं वो डाटा हमारा एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बेस्ड डाटा है। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बेस्ड डाटा, डाटा की जब मैं बात करता हूँ, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ डाटा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सर वीडियो भी हमारा डाटा है, हमारा ऑडियो भी
तो डाटा है, तो हम उसको भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करेंगे? नहीं, हम उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं मैनेज करते, उसके लिए हमारे पास और सॉफ्टवेयर्स हैं, और टूल्स हैं, और तरीकेकार हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आपने एक बात बड़ी क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लेनी है कि हम यहाँ पे जो डाटा मैनेज कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना एक बहुत बड़ा इटसेल्फ टास्क है। सीएफई के पास पूरे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन है, फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन है, जिस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड है उनकी इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज रखना है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क होता है। पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, हम फाइलिंग लेके चलते थे। अभी भी फाइल सिस्टम जो है वो चलता है। क्या होता था फाइल्स के अंदर जी, आपने बड़े-बड़े फ़ोल्डर्स बनाए होते थे, फ़ोल्डर्स की टैगिंग करते थे उन्होंने, फिर ऊपर इस तरह से अरेंज करके रखते थे कि जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको जो है वो एक्सेस कर सको। खैर, तो इसमें बेटा आपके पास इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये सारे टेम्पलेट्स हैं बहुत ज़्यादा। ये जितने आपको टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, आप कोई टास्क कर रहे हैं उसके लिए टेम्पलेट, कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, इवेंट को मैनेज करने के लिए एक टेम्पलेट क्या होता है, उसके लिए ये सारे आपके पास ऑलरेडी कुछ बने-बनाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह से पहले से हैं। तो अ, ये भी बग ट्रैकिंग के लिए, रियल एस्टेट का अगर आपको कोई काम है, आप कोई सेल्स पाइपलाइन कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम होम पे जाके देखें, तो ये हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं जब यहाँ पे हम कोई डाटा एंटर करेंगे, तो उस लिहाज से फ़िल्टर लगाने के लिए और टॉगलिंग के लिए ये जैसे एक्सेल में हमारे पास स्पेलिंग चेक के ऑप्शंस हैं और टोटल करने के लिए कुछ फ़ॉर्मूलास हैं, ये भी कुछ वैसे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, तो उस टेक्स्ट के लिए उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए जो है हमारे पास ये वाले कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसके अलावा हमारे पास क्रिएट में जाएँ अगर हम, तो क्रिएट में हमारे पास ये मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं बेटा, तो ये टेबल के लिए है हमारे पास। आप टेबल को सॉर्ट करना चाहते हैं, आप टेबल में ये डाटा ऐड करना चाहते हैं, टेबल में डेट एंड टाइप ऐड करना चाहते हैं, टेबल में येस नो वाला ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, किस किस्म की फ़ील्ड्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? हम टेबल के अंदर यानी कि टेबल के अंदर हमने कॉलम बनाना है, ये उन कॉलम के लिए ये हमारे पास सारे डाटा टाइप्स हैं। तो अभी मैं डाटा टाइप्स भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्या होते हैं आपको पता ही होगा। तो चेक बॉक्स आपने को एंटर करना है, ट्रू फॉल्स के लिए, ऑन ऑफ के लिए ऑप्शन डालना है, कोई फॉर्म बनाते वक़्त। तो ये सारे आपके पास जनरली तौर पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद ये क्वेरी के लिए है, ये फॉर्म बनाने के लिए है। अगर आपने कोई फॉर्म बनाना है तो वो कहेगा कि जी आप टेबल को पहले सेव करें, फिर आप इसके फॉर्म के ऊपर जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने एक्सपोर्ट करना है डाटा को, मैं कहता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे एक डेटाबेस बना लिया, अब मैं इसे ईमेल करना चाहता हूँ, या मैं इसको पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, या मैं इसको एक्सएमएल की फाइल में या टेक्स्ट फाइल में या एक्सेल में या कहीं और जाके मैं इसे सेव करना चाहता हूँ या वर्ड के साथ इसे मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये सारे फिर उस चीज़ के लिए ऑप्शंस हैं मेरे पास। ये डेटाबेस के टूल्स हैं बेटा जो हमने अभी कुछ ना कुछ इन्हें अप्लाई करेंगे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए और किसी और डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। एड्स इन करने के लिए मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, अपडेट्स टाइप, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सॉफ्टवेयर की हेल्प है, ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है। फिर उसके बाद ये कुछ मज़ीद हमारे पास वही वाली फ़ील्ड्स हैं और फाइनली तौर पे ये हमारे पास टेबल्स के लिए कुछ बिल्ट इन ऑप्शंस हैं, कि टेबल के बाद हमने कुछ इंसर्ट करना है, टेबल में कोई अपडेट आ गई उसमें इंसर्ट करना है, टेबल में डिलीट करने के बाद, डिलीट करने से पहले कोई इवेंट अगर डिलीट हो जाए फिर उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं ऐड करनी। तो इन सारे ऑप्शंस को हम अभी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप अभी तक थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो इसको कैसे जो है वो बारी-बारी यूज़ किया जाए। तो इसको बारी-बारी अब यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये टेबल 1 है। सो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करना देखते हैं बेटा कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो हम होम के ऊपर जाते हैं, ये मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया। अब जब मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ बेटा, तो अगर आप बिल्कुल लास्ट पे आ जाएँ, तो लास्ट पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि जी टेबल को पहले नाम से सेव करें, मैं फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करने दूँगा। ये बिल्कुल लास्ट पे बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो मैं टेबल का नाम रख लेता हूँ जी, 11 टेस्ट टेबल, ठीक है? सो ये टेस्ट टेबल का मैंने नाम रखा, अब साथ ही ये मुझे एक दूसरे व्यू के अंदर ले गया, ठीक है? एक इसने बिल्कुल ही व्यू जो है वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के बेटा व्यूज़ होते हैं। एक होता है डिज़ाइन व्यू और एक होता है डाटा शीट व्यू। ये डाटा शीट व्यू होता है हमारा, इस व्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा टेबल हमें बनने के बाद नज़र किस तरह का आएगा। और ये होता है हमारा डिज़ाइन व्यू।
जिसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलराइट? सो इस व्यू को हम आप नीचे से भी चेंज कर सकते हैं ये वाले ऑप्शन से। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ये डाटा शीट व्यू आ जाएगा। तो हम डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं ये क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप कॉलम का नाम रखते हो और बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट कॉलम होता है वो आपका प्राइमरी की कंसीडर किया जाता है। सो ये कीज़ के कॉन्सेप्ट भी आपने अपनी थ्योरी के अंदर पढ़े हुए हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है और सेकेंडरी की क्या है। ये सारी कीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ होंगी डेटाबेस के अंदर। सो आप ये डेटाबेस आपको ऑप्शन देता है, ये एक्सेस आपको ऑप्शन देता है कि आप इसमें बता सकें कि आपने कौन-सी वाली फ़ील्ड को जो है वो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करना है। सो ये मैं प्राइमरी की के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी बेटा डाटा टाइप आती है। देखिए डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप ये है कि आप सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि यूज़र इस कॉलम के अंदर किस तरह का डाटा एंटर करेगा, किस तरह का डाटा एंटर करेगा। ये क्यों होता है ज़रूरी होता है हमें बताना? ये बताना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ये बाद में एक वैलिडेशन चेक जो है वो उसके ऊपर परफ़ॉर्म कर सकें कि अगर यूज़र मिसाल के तौर पे बात बात ऐसे होता है ना आपने ऑनलाइन फॉर्म्स फिल किए होंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक़्त अगर नेम के कॉलम में आप अपना फ़ोन नंबर लिख दें तो वो फ़ौरन ही एरर दे देता है, आपका फ़ॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करता ऑनलाइन फ़ॉर्म। अगर आप लेट्स से फ़ेसबुक के ऊपर भी अकाउंट बना रहे हैं, तो फ़ेसबुक के अकाउंट में अपने नेम की जगह पे आप कोई नंबर लिख दें 1 2 4 5 इस तरह नंबर लिख दें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी इट शुड इंक्लूड अल्फ़ाबेट एज़ वेल। तो वो ये हमारा एक वैलिडेशन चेक लगा होता है, तो उसपे पीछे डाटा टाइप क्लियर की होती है हमने, कि इस बॉक्स के अंदर यूज़र जो है वो इस किस्म का डाटा एंटर करेगा। वो किस किस्म का डाटा हो सकता है? देखिए वो डाटा हो सकता है एक छोटा-सा टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वेरी लार्ज नंबर भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, कोई करेंसी एंटर कर रहा है, ऑटो नंबर कोई भी नंबर ले सकता है। वो येस और नो की सूरत में इस बॉक्स को फिल करेगा। वो कोई ऑब्जेक्ट एंटर करेगा इसके अंदर, कोई हाइपरलिंक यानी कि कोई लिंक पेस्ट करेगा इसके अंदर, कोई अटैचमेंट लगाएगा, कोई फाइल अपलोड करेगा, कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट करेगा या वो लुकअप विज़िट में जाके कोई ऑप्शन खुद से चूज़ करेगा। सो ये मल्टीपल हमारे पास होते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे कॉलम सेट किया हुआ आईडी का, तो हम कह देते हैं कि आईडी हमारे पास एक नंबर होगा। तो हम एक छोटा-सा कॉलम बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम उसका इंक्लूड करते हैं रोल नंबर और उसका इंक्लूड करते हैं नेम, उसका उसका जो है वो ओके। सो हम उसका फर्स्ट नेम लेके चलते हैं, फर्स्ट नेम। सो ये शॉर्ट टेक्स्ट, फिर उसके बाद उसका लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है? और उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी? अब कॉन्टैक्ट नंबर चूँकि ले रहे हैं, तो ये हमें करेंसी नहीं लेनी बल्कि हमें लेना चाहिए लार्ज नंबर लेना चाहिए। शॉर्ट नंबर भी ले सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर और हम ले सकते हैं उसका सेक्शन, सेक्शन कौन-सा? शॉर्ट टेक्स्ट। सो ये हमने ये जितने हम ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, ये सारे इसमें कॉलम्स ऐड होते जा रहे हैं। सो अब मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, तो वो कहता है कि जी आप पहले से सेव करें, हम टेबल को सेव करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी। सो वो कहता है कि जी डाटा टाइप इज़ नॉट कंपैटिबल विद अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, डू यू स्टिल वांट टू ऐड दिस डाटा टाइप? हम कहते हैं ठीक है जी, ऐड कर दें आप। सो ये आ गया हमारे पास, ठीक है? सो ये कॉलम आ गया। सो कॉन्टैक्ट नंबर उसने, क्योंकि मैंने डाटा टाइप इसकी 0 रखी थी, तो इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 सेट कर दी। सो अब आप यहाँ से खुद भी चाहे डाटा एंटर कर सकते हैं, मैं रोल नंबर 1 रख सकता हूँ और फिर उसके बाद वो कहता है एंटर न्यू वैल्यू, जी, हम इधर जाते हैं, कहता है कन्वर्ट द डाटा टाइप इंटू द कॉलम टू द टेक्स्ट डाटा टाइप, ठीक है, कर देंगे कन्वर्ट। सो हम फर्स्ट नेम अली रख लेते हैं, लास्ट नेम मोइन रखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 033247878700 रख लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कन्वर्ट द डाटा इनटू कॉलम टू द टेक्स्ट डाटा टाइप, नहीं, हम कहते हैं कि एंटर न्यू वैल्यू करो। दोबारा ओके। सो वो कह रहा है कि अब देखिए जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं, सो यहाँ पे फॉरेन एरर दे रहा है हमें।
वो कह रहा है कि जो वैल्यू आपने एंटर किया है ये लार्ज नंबर डाटा टाइप से मैच नहीं करती। या तो आप न्यू वैल्यू लिखें या इसी को टेक्स्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दें। तो हम उसे फिलहाल वक़्त उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक्शन हमारा है बीपीए पार्ट, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका जो है वो बेटा डाटा टाइप पूरा जो टेबल है वो एक कंप्लीट जो है वो बनता जाएगा। तो ये एक सिंपल था कि आप किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो टेस्ट टेबल, अब मैं इसको टेस्ट टेबल को मज़ीद रीनेम कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, इस ग्रुप से हाइड भी कर सकता हूँ, इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी देख सकता हूँ। ठीक है कि ये कब-कब क्रिएट किया गया और इस टेबल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास अगर मैं इसके दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर जाऊँगा तो ये मुझे इसकी सारी जो है वो इस तरह से डाटा टाइप्स को दिखा देगा। तो ये चीज़ है जी हमारे पास इसमें। ओके जी, आगे वैलिडेशन रूल्स में हमारे पास बेटा ये है कि लेट्स से मैं एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल में मैं पोस्टल कोड लिखता हूँ और अब हम जब भी कोई फील्ड सिलेक्ट करते हैं, हम अ, ओके, ये आपको नज़र आ रहा है? आपको इस टाइम मैंने क्या खोला? ओके। सो ये हमारे पास वैलिडेशन रूल है बेटा। अब वैलिडेशन रूल क्या होता है? वैलिडेशन रूल के अंदर हमारे पास बेटा ये होता है कि हम ये चाहते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी आप अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें अगर आप कोई गलत आंसर पुट कर दें, जो कि रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, जैसे आपसे फ़ोन नंबर पूछा गया, आप फ़ोन नंबर की जगह पे अपना नाम लिख दें। यानी कि एक कॉलम बना हुआ है, एंटर योर फ़ोन नंबर ऐसे करके एक कॉलम है फ़ोन। तो आप इस कॉलम में नंबर लिखने की बजाय आप अपना नाम लिख दें। अब जैसे ही सबमिट करेंगे वो फ़ौरन आपको एरर दे देगा। वो एरर क्या देगा? वो आपको एरर ये देगा कि एक मैसेज आएगा आपको कि यू डिडन्ट एंटर द फ़ोन नंबर इन करेक्ट फॉर्मेट, प्लीज़ री-एंटर। अब ये जो मैसेज आपको आता है, ये हमारी होती है वैलिडेशन चेक होता है एक फॉर्म के ऊपर, कि हम उसके ऊपर ना एक वैलिडेशन चेक कर देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई मैसेज पुट कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि तुमने यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ें लेके चलनी, क्या नहीं लेके चलनी, यूज़र जो है वो किस किस्म का डाटा इसमें एंटर करेगा। सो जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम ये जेंडर की फ़ील्ड लें, तो जेंडर की फ़ील्ड में हमने डाटा टाइप जो ले रहे हैं वो टेक्स्ट की फ़ॉर्म में ले रहे हैं। लेकिन हम उसमें वैलिडेशन रूल लगा रहे हैं कि या तो वो एंटर करे मेल या तो एंटर करे फीमेल या वो टेक्स्ट एंटर करे एम या एंटर करे एफ। नल नहीं होना चाहिए। ठीक है? नल नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए या एफ होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं होता तो फिर ये वाला मैसेज जो है वो हमारे पास आना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए ये हम जब किसी ख़ास फ़ील्ड को सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस ख़ास फ़ील्ड को सेलेक्ट करने पर हमारे पास ये नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या-क्या ऑप्शंस हैं इसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑप्शन है बेटा कि यहाँ पे आप अपना वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हो। अब ये वैलिडेशन रूल अप्लाई करने के स्पेशल फॉर्मेट्स हैं। हम सारा तो नहीं कर पाएँगे लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक से बता दूँगा। फिर अगर आपको बेसिक आ जाएँगे फिर आगे आप सारे खुद भी कर सकते हैं। ये हमारा वैलिडेशन रूल का कॉलम है बेटा, यहाँ पे हम रूल जो भी सेट करना हो वो सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एम हो या फिर एफ हो। मतलब इस कॉलम में या मे एम एंटर करे या एफ एंटर करे, इसके अलावा और कुछ ना एंटर करे। अगर वो गलत एंटर करता है तो यहाँ पे ऑप्शन है वैलिडेशन टेक्स्ट, कि उसे ये वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आना चाहिए। उसे ये वाला ऑप्शन ये वाला मैसेज नज़र आना चाहिए। ये आगे कह रहे हैं रिक्वायर्ड, कि आप इसको येस नो कर दें, आप कहते हैं कि जी मुझे ये फ़ील्ड रिक्वायर्ड है। यूज़र इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसे येस कर देंगे, तो फिर यूज़र इसको फ़िल किए बगैर नहीं जा सकता। जैसे कोई फ़ॉर्म में होता है ना, आप ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल कर रहे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आप अपना फ़ोन नंबर लिखें, हर हाल में लिखें। अगर फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे, आपका फ़ॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये कहता है कि जी इसकी लेंथ 0 हो सकती है, आप इसको नो भी कर सकते हैं। इसने फिलहाल यहाँ पे येस किए हुए कि ठीक है, इस फ़ील्ड की लेंथ 0 हो सकती है। बाकी आगे ये इंडेक्सिंग है और यूनिकोड कंप्रेशन, इसको छोड़ देते हैं, ये कोड भी छोड़ दें और ये टैग्स हैं हमारे पास। तो टैग्स भी हम वैलिडेशन रूल्स में फिलहाल जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। सो अब इसको देख लेते हैं कि ये चेक हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर ही, अपने एक्सेस के ऊपर ही। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डाटा टाइप एंटर करता हूँ जेंडर, ठीक है बेटा? सो इसका मैं रख लेता हूँ शो टेक्स्ट। ये डाटा टाइप मैंने सिलेक्ट की, शो टेक्स्ट। अब देखिए ये वाली वो जो चीज़ें थी आपको नज़र आ रही थी ये वाली, ठीक है? सो फील्ड साइज़ 255 है,
फॉर्मेट हमें डिफाइन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू छोड़ दें, हम डायरेक्ट ही वैलिडेशन रूल के ऊपर जंप करते हैं। सो वैलिडेशन रूल में क्या है? ये हमारा वैलिडेशन रूल है, जिसमें मैं कहता हूँ कि या तो वो एम एंटर करें, देखिए दोनों इन्वर्टेड कॉमास में, और आगे और का मतलब क्या होगा? और का मतलब होता है कि या तो वो एफ एंटर करें, ठीक है? दोनों में से कोई एक चीज़ एंटर करें। अब वो आगे कहता है वैलिडेशन टेक्स्ट। टेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर वो दोनों चीज़ें एंटर नहीं करता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा प्लीज़ एंटर प्लीज़ एंटर एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर है? हम कहते हैं जी ये फील्ड रिक्वायर है, इसे हर हाल में करनी है इसमें। इसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ वो एंटर करेगा। ठीक है जी? तो ये हम सेट कर देते हैं। अब इस टेबल को सेव किया हमने, डाटा शीट व्यू में गए, वो कहता है टेबल सेव करो, ठीक हो गया। डू यू वांट टू कीप द टेस्टिंग विद द न्यू सेटिंग? हम कहते हैं ठीक है। एक्जिस्टिंग डाटा वायलेट्स द न्यू सेटिंग फॉर द वायलेशन। टू स्टॉप टेस्टिंग क्लिक कैंसल। ओके, सो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए जेंडर में मैं डाटा एंटर करता हूँ एमएल मेल। सो देखिए ये क्या हुआ, उसने फौरन ही वही मुझे मैसेज एंटर कर दिया, प्लीज एंटर एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल।